जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर माँ बाप का सपना पूरा करने वाली सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सारे सवालों को दोस्तों आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। सारे सवालों को दोस्तों आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा और दोस्तों इन सवालों के साथ आप एग्जाम में जाइएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपका माँ बाप का सपना जरूर पूरा होने वाला है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है पॉलिटी का। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 226। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें अनुच्छेद 112 कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 112 ये बजट से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। दोस्तों अनुच्छेद 110 इसके अंदर क्या है, धन विधेयक। अगर आपसे पूछा है कि धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है, अनुच्छेद 110 के अंदर है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों कौन सा कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है। अगर दोस्तों आपसे केवल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का संबंध किस अनुच्छेद से है तो आप कहेंगे 124। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 226 है, ये दोस्तों किससे संबंधित है, हाई कोर्ट दोस्तों इसके द्वारा 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताइएगा कमेंट कर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि गति शक्ति के कितने इंजन है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। बजट के अंदर गति शक्ति के इंजनों का उल्लेख किया गया था। जल्दी से बताइएगा दोस्तों गति शक्ति के कितने इंजन है। 7 इंजन है, 8 इंजन है, 9 इंजन है या 10 इंजन है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें गति शक्ति के कुल कितने इंजन है तो आपको नोट करके रखना है, कुल 7 इंजन है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि पहला कार्गो टर्मिनल इंजन दोस्तों, फर्स्ट कार्गो टर्मिनल इंजन ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है। इंजन है दोस्तों, यहाँ पर इंजन कहाँ पर स्थापित किया गया, आसनसोल मंडल। कौन सा दोस्तों, आसनसोल मंडल। ये दोस्तों पहला कार्गो टर्मिनल इंजन है आसनसोल मंडल। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में किया गया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सवाल को नोट किया होगा। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है जियोग्राफी का। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, दोदा बेटा, किलीमंजारो, माउंट डेनाली। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों परीक्षा में आपके पूछे गए प्रश्न है, 4 के 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाई बहनों आपको बता दें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको नोट करके रखनी है, धूपगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे दोदा बेटा। ये दोस्तों किसकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, दोदा बेटा। किलीमंजारो किसकी है, अफ्रीका की। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको नोट करके रखना है, किलीमंजारो। माउंट डेनाली दोस्तों किसके, उत्तरी अमेरिका। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा और इन सवालों के साथ आप अपनी परीक्षा में जाइएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। किलीमंजारो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप बताइएगा कमेंट कर कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में पाई जाती है। जल्दी से बताइएगा ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछता है एसएससी। दोस्तों सरल सवालों को कठिन कर कैसा पूछा जाता है कि आप एसएससी का एग्जाम पेपर उठाकर देख सकते हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। समाजवाद नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, समानता नहीं जोड़ा गया, अखंडता नहीं जोड़ा गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवाद, दोस्तों समानता, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ये नहीं जोड़ा गया है इसमें। दोस्तों ये नहीं जोड़ा गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी दोस्तों, ये समानता ये नहीं जोड़ा गया है, ये नहीं जोड़ा गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सब तीनों शब्द जोड़े गए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कहीं नोट करके रखिएगा। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया है। ये समानता जो है ये दोस्तों नहीं जोड़ा गया है, इसको आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछा जाए विधि के समक्ष समानता, ये दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 14, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1976 में। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर, जिसको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहते हैं। इतनी बातों को आप याद रखिएगा, आपसे यहां से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बैक टू बैक पॉलिटी का एक और जबरदस्त सवाल है। 71वें संविधान संशोधन से संबंधित भाषा नहीं है। यानी कि दोस्तों हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें 71वें संविधान संशोधन से संबंधित भाषा कौन सी नहीं है, तो आपको नोट करके रखना है ये सिंधी। सिंधी दोस्तों नहीं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी, नमक, आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों आपसे बात करें 92वां संविधान संशोधन, फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी, अभी मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ संथाली। संथाली, ये 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों भाषा का सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से इसको दोहराइएगा। दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर। फिर दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन, फिर 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, फिर 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इनको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप बताएंगे कि भाषा का मतलब भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री का सवाल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, 3रे मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में या 11वें मंडल में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है ये 3रे मंडल में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों 3रे मंडल में किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों पुरुष सूक्ति, पुरुष सूक्ति का उदाहरण किस मंडल में है, तो आपको नोट करके रखना 10वें मंडल में। ये दोस्तों पुरुष होगा, पुरुष सूक्ति। दोस्तों पुरुष सूक्ति का उल्लेख किस मंडल में है, 10वें मंडल में। सोम मंडल, दोस्तों सोम मंडल, किस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है दोस्तों, 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपने तीनों सवालों को यहां से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। दोस्तों इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल है। दर्रों से दोस्तों सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, सिपकिला। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपको नोट करके रखना बोमडिला दर्रा स्थित है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक चीज़ और याद रखिएगा आप, सेला सुरंग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। सेला सुरंग, सेला सुरंग ये दोस्तों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड ये दोस्तों लिपुलेख। और नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम, सिक्किम। और दोस्तों सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। और कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छे लग रहे हों और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। 18 विषय, 29 विषय, 20 विषय, 21 विषय। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 से 3 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो आपको नोट करके रखना है 29 विषय हैं। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल दोस्तों 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची अगर आपसे पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 विषय। अगर आपसे पूछा है कि 12वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय हैं, तो आपको कहना है 18 विषय हैं। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। कोई सा भी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट आपकी परीक्षा में आए, लेकिन जो मैं दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं दोस्तों आपको व्याख्या दे रहा हूँ, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। आप इसको भी याद रखिए कब से संबंधित है? 1992। लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों अनुसूची 1 के अंदर किसका वर्णन है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। अनुसूची 2 में तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्ते हो गए, पेंशन हो गया, इन सब का उल्लेख दोस्तों अनुसूची 2 में है। लेकिन अनुसूची 1 में किसका उल्लेख है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। दोस्तों अगली प्रैक्टिस सेटों में मैं अनुसूची के सारे सवाल लेने वाला हूं। आप बस धैर्य बना के रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। शक्तिकांत दास, ओसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, रमा देवी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको 8 से 10 ऐसे सवाल बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके दोस्तों गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास थे, ओसबोर्न स्मिथ थे, सीडी देशमुख थे या रमा देवी थी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको नोट करके रखना है ओसबोर्न स्मिथ। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, तब आपका ये जवाब होता। अगर आपसे कहा जाता कि पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे कहा जाता कि दोस्तों गवर्नर अगर आपसे कहा जाता कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। लेकिन आपसे क्या कहा गया है? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास। ये दोस्तों वर्तमान में हैं। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं दोस्तों आरबीआई की गवर्नर। रमा देवी दोस्तों ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों ये चुनाव आयुक्त थी, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी दोस्तों? रमा देवी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों आरबीआई इसका करते हैं पोस्टमार्टम। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 अप्रैल
1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन दोनों सवालों को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसका अधिनियम कब का है? तो 1934 का इसका अधिनियम है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जा सकता है। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहाँ से नंबर मिलेगा आपको। शरद कमल बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बैडमिंटन से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, तलवारबाजी से संबंधित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें शरद कमल, इनका संबंध किस खेल से है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण नाम है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दोस्तों 2 मेडल जीते थे। कितने? 2। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2 मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने टेबल टेनिस के अंदर। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे। और सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाले कौन है? दोस्तों शरद कमल। और आपको बता दें दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम के दोस्तों जो समापन कार्यक्रम था उसके ध्वजवाहक भी कौन थे? शरद कमल। और इनके साथ में कौन थी? निखत जरीन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम कौन से क्रम का था? 22वें क्रम का था। भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। भारत ने कितने दोस्तों पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। कुल कितने गोल्ड थे? 22 गोल्ड थे। सर्वाधिक गोल्ड दोस्तों किसके अंदर आए थे? कुश्ती में आए थे। ये सब बातें आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं दोस्तों। तलवारबाजी, इनसे दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, भवानी देवी। अगर आपसे पूछा है कि भवानी देवी, इनका संबंध किस दोस्तों प्रतियोगिता से है, किस दोस्तों खेल से है? तलवारबाजी से। इसको भी आप नोट करके रखें। और तलवारबाजी को और क्या कहते हैं? फेंसिंग। ये भी महत्वपूर्ण है। आपको तलवारबाजी ना देकर आपसे फेंसिंग कह सकता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि फेंसिंग का संबंध किस खिलाड़ी से है। आप कंफ्यूज मत होना, फेंसिंग का मतलब दोस्तों तलवारबाजी ही होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सरल है लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजातशत्रु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, अजातशत्रु थे। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना, पार्श्वनाथ। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और महावीर स्वामी दोस्तों कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों? ये 24वें क्रम के थे। ऋषभ दोस्तों ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों? फर्स्ट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि गौतम बुद्ध थे, उनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों उनके प्राण त्यागने की घटना, उनके गृह त्यागने की घटना, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें महाविनिष्क्रमण, ये दोस्तों उनकी गृह त्याग की घटना थी। क्या था दोस्तों? गृह त्याग। उन्होंने जब घर त्यागा था उस घटना क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण, ये दोस्तों उनके मोक्ष की प्राप्ति की घटना थी। मोक्ष प्राप्ति की घटना थी। अब दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला त्यौहार हमारा है कि बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये सवाल दोस्तों रिपीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों एक त्यौहार मनाया था बथुकम्मा फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया था? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और दोस्तों इसको कहते हैं फूलों का त्यौहार। असम में दोस्तों बिहू मनाया जाता है। उड़ीसा में दोस्तों बहुत सारे मनाते हैं। रज पर्व, नुआखाई, नया चावल इसको कहते हैं नुआखाई, और
धानु यात्रा, धानु यात्रा, या दोस्तों आप कह सकते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी दोस्तों उड़ीसा में ही मनाया। तमिलनाडु में दोस्तों क्या क्या है, तमिलनाडु में दोस्तों आप इसको लोड करें भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। दोस्तों मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, फालतू के एक सवाल मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। 13 दिसंबर, 10 जनवरी, 7 अगस्त, 27 सितंबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आपको सबको पता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 7 अगस्त दोस्तों इसको क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस ये दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस। दोस्तों आइए और ऑप्शंस को लेकर थोड़ा बात करते हैं। 16 जनवरी ये इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी दोस्तों स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 16 मार्च को क्या मनाता है? टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस ये दोस्तों 16 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों जो आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों जितने सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ, कृपया करके दोस्तों उनको सीरियस लीजिएगा और उनका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो उनका जवाब आपको याद हो जाता है, आप कभी भूलते नहीं हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये देखिए दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस सवाल का लेने का उद्देश्य है आज मैं आपको दोस्तों चारों टेनिस टूर्नामेंट यहीं पर बताने वाला हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चारों बताऊंगा एक बार में। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्लाइड को सुनिएगा क्योंकि दोस्तों यहां से आपकी परीक्षा में 1 नंबर आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है राफेल नडाल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें राफेल नडाल ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों दोस्तों राफेल नडाल ने जीते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन को दोस्तों किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। फिर आता है दोस्तों यूएस ओपन। दोस्तों यूएस ओपन ये किसने जीता दोस्तों? ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये हो गए दोस्तों इसके पुरुष विजेता चारों टूर्नामेंट के। फिर से आप सुनिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला टूर्नामेंट, इसमें पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, इसमें पुरुष का किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तीसरा होता है दोस्तों विंबलडन ओपन, इसमें दोस्तों पुरुष ने किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। चौथा होता है यूएस ओपन, इसमें पुरुष में किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ये हो गए दोस्तों आपके पुरुष विजेता। अब बात करते हैं महिला विजेता की। इसकी फीमेल, चारों की दोस्तों फीमेल भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल 100% बनेगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें दोस्तों कौन है? एशले बार्टी। एशले वार्टी कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता? ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा विंबलडन ओपन। रिवाकीना, एलिना रिवाकीना, पूरा नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों लास्ट कौन सा दोस्तों? लास्ट कौन सा? यूएस ओपन। ये दोस्तों ईगा स्विएटेक, इन्हें दोस्तों यही जीता है, ईगा स्विएटेक ने दोस्तों यूएस ओपन जीता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह टूर्नामेंट रट गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा आप क्रम से याद रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे विंबलडन ओपन। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ चलते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों नदियों का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कोडागू जिला, अमरकंटक की पहाड़ी, या महाबलेश्वर, या त्र्यंबकम की पहाड़ी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा होगा, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों आपका सही जवाब होगा त्र्यंबकम की पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों करते हैं सवाल के पोस्टमार्टम। ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। कोडागू जिला,
ये दोस्तों कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे कोडागू जिला। अब दोस्तों अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती नर्मदा नदी। अगर आपसे कहा जाए महाबलेश्वर, यहाँ से निकलती कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और दोस्तों आपको बताएं, त्रिम्बकम की पहाड़ी से कौन सी निकलती? गोदावरी नदी। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने यहां से नोट कर लिए होंगे। कहीं दोस्तों मैं आपको उन पर बनने वाले बांध बता रहा हूं, कहीं दोस्तों मैं आपको उनसे परियोजनाएं बता रहा हूं, कहीं दोस्तों आपको मैं उनसे निकलने वाली नदियों से निकलने वाले कहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है ये बता रहा हूँ। हर दोस्तों एंगल से दोस्तों आपको मैं हर तरीके से तैयार कर रहा हूँ परीक्षा के लिए। आप दोस्तों इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इनका बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप परीक्षा देने जाएंगे, याद करेंगे दोस्तों इस वीडियो को कि हाँ कुछ अच्छा सिखाया गया था। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? जल्दी से बताइएगा। रमेश पवार, ग्रेग बर्कले, राहुल द्रविड़ या शेन वॉर्न। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? रमेश पवार हैं, ग्रेग बर्कले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, शेन वॉर्न हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है, तो आपको नोट करके रखना है रमेश पवार। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। शेन वॉर्न, बहुत ही बेहतरीन सवाल दोस्तों। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और कौन थे? ये गेंदबाज थे, गेंदबाज थे दोस्तों। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि शेन वॉर्न का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध क्रिकेट से है। कहाँ से रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और कौन है? गेंदबाज हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सवालों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है बहुत ही बेहतरीन दोस्तों पोर्शन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014, 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014 या 23 सितंबर 2017। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिएगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014, 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014 या 23 सितंबर 2017। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें मेक इन इंडिया इसका प्रोग्राम कब हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है 25 सितंबर 2014। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014। 28 अगस्त 2014 का जनधन योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी? जनधन योजना। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 28 अगस्त 2014। 25 दिसंबर 2014 दोस्तों क्या हुआ था? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन योजना थी, जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों 23 सितंबर वाले भी बताइएगा जल्दी से। ये दोनों बताइएगा आप कमेंट कर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार मैंने आपको बताया है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 सितंबर 2014। इसको आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट इसका शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त। अगर आपसे पूछे फिट इंडिया मूवमेंट इसकी शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2015। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी दोस्तों 2019, 29 अगस्त 2019 इसको हुआ था दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, लगाई स्टार। आएगा आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, असमिया। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नवीनतम कौन सी है। आपको सारे सवाल रटे होने चाहिए। ग्रुप डी की परीक्षा में यहाँ से भर भर के सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों आपकी एसएससी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य वाला। इसको आप ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, तो आपको नोट करके रखना है असमिया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। असमिया दोस्तों कोई शास्त्रीय भाषा नहीं है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बताते हैं आपको कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये दोस्तों होती हैं शास्त्रीय भाषाएं। गिन लीजिए कितनी हो गई? 3 और 3 6। कुल दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे। लेकिन क्षमा कीजिएगा दोस्तों, आपसे पूछा है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल सबसे पुरानी भाषा है, ये 2004 की है। इसको भी आप थोड़ा तारीख को भी याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे नवीनतम कौन सी? उड़िया। ये सबसे नवीनतम, ये कब की? 2014 की है।
सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। सबसे दोस्तों नई कौन सी है? उड़िया। इसको आप ध्यान रखें। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। इसको आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये सवाल मैंने कई बार आपको कराया है, इसको आप एक बार सुन लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015 या 15 अगस्त 1969? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। मैंने आपको कई बार कराया है कि इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015। इसको आप सुन लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 22 जनवरी 2015 दोस्तों क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 19 फरवरी दोस्तों क्या हुआ? स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड। 15 अगस्त 1969 दोस्तों इसको क्या हुआ है? इसरो की स्थापना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यह भी सवाल दोस्तों मैं आपको करा चुका हूं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कब का है? 1992 का है। लागू कब हुआ? 1993 में। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है, 2002 से संबंधित है और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था। अनुच्छेद 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को दोस्तों लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों आपको बता दें इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 चीज़ें को जोड़ा गया था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे सवाल आपको पसंद आए हो, अगर कुछ सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बनाकर रखें।